जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। बेटा आज हम अपना एमडी कैट का पास पेपर करेंगे, इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये 2019 का पेपर है, यानी लास्ट ईयर का पेपर है। तो चलें अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जी बच्चों, वेलकम बैक। तो चलते हैं अपनी मेन विंडो की तरफ। और ये है आपका मेन बोर्ड। यहाँ आपको नज़र आ रहा है एमडी कैट 2019 का पास पेपर, यहाँ सारा का सारा मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये देखें। इसमें कह रहा है हैवी न्यूक्लियस ऑफ एटम्स गो थ्रू फिशन सो दैट दे कैन। इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ली। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। अच्छा, चार्ली में लिखा क्या हुआ है? इंक्रीज देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इंक्रीज देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या है कि चाहे फिशन हो चाहे फ्यूजन हो, एक बात याद रखें, जो प्रोडक्ट्स हैं या जो फाइनल फ्रेगमेंट्स हैं ये कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं। नेचर जो है ये अपने आप को अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की हमेशा कोशिश करती है। अगर आप एफएससी पार्ट 2 में पेज नंबर 225 पर देखें तो आपको यहाँ पर एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व नज़र आएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और चार्ज नंबर के दरमियान ये कर्व है, ये कुछ ऐसी कर्व होती है। अब इसमें देखें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो है आपके पास आयरन, और हैवी न्यूक्लियाई में आप देखेंगे आपको यहाँ पर यूरेनियम नज़र आएगा, प्लूटोनियम नज़र आएगा, पोलोनियम वगैरह नज़र आएंगे। और शुरुआत इस ग्राफ की होती हैं हाइड्रोजन से, हीलियम से, इस तरह के जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं। अगर हम फिशन की बात करें तो फिशन में क्या होता है, जो हैवी न्यूक्लियाई हैं यानी यूरेनियम वगैरह, ये कंपैरेटिवली स्टेबल यानी बाइंडिंग एनर्जी में जो सेंट्रल रीजन में न्यूक्लियाई होंगे वो वाले प्रोडक्ट देंगे और ख़ुद डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन में भी कुछ ऐसा ही होता है। लाइटर न्यूक्लियाई जो हैं वो कंपैरेटिवली हैवियर और कंपैरेटिवली स्टेबल न्यूक्लियाई हमें प्रोडक्ट में देते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में क्या होगा? देखिए, हम जानते हैं अगर एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर कर लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है नहीं, उसको हमने इग्नोर किया हुआ है। इसका मतलब है एक्स एक्सिस के अलोंग यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है जो लग रही हो। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है यानी फोर्स का एक्स कंपोनेंट हम ज़ीरो ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट भी क्या होगा? ज़ीरो। इसी तरह से हम ये भी कह सकते थे कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट होगा। जारी बात है एक्सेलरेशन अगर एक्स एक्सिस के अलोंग पैदा नहीं हो रहा तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी का भी एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जी द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ फिक्स्ड वेलोसिटी व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज लार्जर देन 45 डिग्री विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, इसमें देखें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 45 से बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है vi² डिवाइडेड बाई 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से रेंज का फॉर्मूला होता है vi² डिवाइडेड बाई g इंटू साइन 2 थीटा। हम ये जानते हैं कि हाइट का मैक्सिमम आंसर किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर आएगा? 90 डिग्री पे।
लेकिन रेंज का मैक्सिमम आंसर 45 डिग्री पे आएगा, क्योंकि 45 का हमें डबल करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली वो 90 हो जाएगा, और हम जानते हैं साइन 90 पर मैक्सिमम आंसर आता है। अब यहाँ पर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 45 से बढ़ा रहे हैं। अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 45 से बढ़ा देंगे तो फिर यहाँ पर 90 से ज़्यादा आंसर बन जाएगा, यानी 45 का डबल 45 से ज़्यादा अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, और फिर साइन जब हम लेंगे तो उसका आंसर कम हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का आंसर मैक्सिमम होता है, तो जिसकी वजह से रेंज में कमी आ जाएगी। लेकिन अगर आप इस फार्मूला को देखें, हाइट वाले फार्मूला को, तो यहाँ तो हम 45 से बढ़ रहे हैं, यानी 90 वाली साइड पे जा रहे हैं, और हम जानते हैं 90 पर रेंज जो है वो हाइट जो है ये ग्रेटेस्ट होती है। तो इसका मतलब है इसमें हम क्या आंसर देंगे कि हाइट में तो इजाफा ही होगा लेकिन रेंज में कमी होगी। सो द करेक्ट आंसर मस्ट बी ये आपको नज़र आ रहा है डेल्टा में, द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी मोर बट द रेंज इज़ लेस। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपसे उसने वेवलेंथ पूछी है। हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। यहाँ से वेवलेंथ आपके पास आ जाएगी स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अब स्पीड ऑफ लाइट जो है ये होती है 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 3 किलो। किलो का मतलब होता है 10⁻3। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻3 ऊपर चला गया। जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और आपके पास 10⁵ आंसर आ जाएगा। अब ये है 10⁵ मीटर। अब इसको हम 100 × 10⁻3 भी लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा 100 किलोमीटर। किलोमीटर में हमने इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि किलोमीटर में करेक्ट आंसर गिवन है 100 किलोमीटर चार्ली में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इन वोल्ट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जनरल फार्मूला होता है V नॉट साइन 2πft। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि एंगल 2πft की जगह गिवन इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है 100πt, यानी अगर मैं 2πft को 100πt के इक्वल कर दूं तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। टाइम से कैंसिल हो गया, पाई से कैंसिल हो गया, 2 को हमने 50 के साथ 100 से कैंसिल किया, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज़। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हुआ चार्ली। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जी द डायमीटर ऑफ अ वायर इज मेजर्ड बाय यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज with the least count of 0.01 millimeter, then which of the following reading will be correct। अब बेटा यहाँ देखें लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर गिवन है। एक बात याद रखें, जितनी डेसिमल प्लेसेस पर लीस्ट काउंट होता है हमारा जो मेजरमेंट का आंसर है वो भी उतनी ही डेसिमल प्लेसेस पर होना चाहिए, प्रोवाइडेड द प्रेफिक्स इज सेम। यानी मिली में है तो जो ऑप्शंस हैं वो भी मिली में कन्वर्ट करके यूज़ करें, या इसको किसी और प्रेफिक्स में कन्वर्ट कर लें। अब देखें मिलीमीटर में लीस्ट काउंट गिवन है और मिलीमीटर में एक ही ऑप्शन गिवन है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, और ये गलत है क्योंकि लीस्ट काउंट जो है ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दे रहा है, और जो बीटा ऑप्शन है ये डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स दे रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं, इस लीस्ट काउंट को मिलीमीटर की बजाय सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो इस तरह से 1 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अगर मैं इस लीस्ट काउंट को मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास बन जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। अब आप देखें ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ गए हैं, और सेंटीमीटर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स अल्फ़ा ऑप्शन में गिवन है, तो इसका मतलब है यही हमारा करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज दैट नो वर्क इज डन। तो इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है जो डेल्टा में आपको नज़र आ रही है, मून ऑर्बिटिंग द अर्थ। हम जानते हैं कि अगर मून अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है तो फ़र्ज़ करें ये मून है जो ऑर्बिट में घूम रहा है, सेंटर में ये अर्थ है, तो मून का अगर आप टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो ये आ रहा है। और ओके जी, मून का टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट ये आ रहा है। सेंटीपिटल फोर्स आप देख रहे हैं ये 90 के एंगल पर लग रही है, ठीक है। और सेंटीपिटल फोर्स जो है ये कहाँ से मिल रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की मदद से मिल रही है। और सेंटीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना आ रहा है, 90। हम जानते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 हो तो फिर वर्क ज़ीरो होता है, क्योंकि वर्क का फार्मूला होता है FD cos थीटा। थीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जी, व्हेन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड हाउ रेशियो ऑफ न्यू टाइम पीरियड टू द ओल्ड टाइम पीरियड। अच्छा, इसमें हम ऐसा करते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। अब इसमें वो लेंथ को डबल कर रहा है, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, ग्रेविटी को उसने चेंज नहीं किया। तो फ़र्ज़ करें ग्रेविटी और 2 पाई ये तो पहले ही कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर रूट। अब उसने सिंपली क्या किया था, लेंथ को डबल किया था। अब आप देखें टाइम पीरियड का लेंथ के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप लेंथ को डबल करेंगे तो टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 का स्क्वायर रूट टाइम्स। यानी मैं कह सकता हूं कि जो फाइनल टाइम पीरियड है जिसे मैं T प्राइम से जाहिर कर रहा हूं, ये इनिशियल टाइम पीरियड के मुकाबले में कितने गुना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट टाइम्स। यानी अगर मैं इनिशियल टाइम पीरियड को यहाँ डिवाइड कर दूँ तो फाइनल और इनिशियल की जो रेशो है ये क्या आ जाएगी, 2 स्क्वायर रूट। यानी आपका करेक्ट आंसर होगा बीटा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट। हम जानते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, जो AC है वो फुल वेव रेक्टिफाई हो जाता है, यानी आउटपुट पे आपको पूरी की पूरी वेव मिलती है, लेकिन सारे जो हाफ साइकिल हैं वो किसी एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, या सारे पॉजिटिव साइड पे हो जाएंगे या सारे नेगेटिव साइड पे हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आउटपुट पर हमें करंट की डायरेक्शन बार बार सेम मिल रही है, यानी आउटपुट लोड पे आपको करंट सेम डायरेक्शन में मिलेगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अ वायर हैविंग अ स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन, इट इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स टू एक्सटेंशन गिवन, कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। अब इसमें आप देखें ये वायर है, इसका हमने स्प्रिंग बनाया, फ़र्ज़ करें उसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, एक्सटेंशन यानी फ़र्ज़ करें एम्पलीट्यूड x0 गिवन है, हमने एनर्जी बतानी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, हाफ के x0 स्क्वायर। अब इसमें आप क्या करेंगे, k की वैल्यू पुट करें, k कितना है 5 × 10⁴, फिर आप x0 यानी एम्पलीट्यूड 1.4 मिलीमीटर है, 1.4 मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो इस सारे का स्क्वायर है। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 5 / 2 × 10⁴, 1.4 का जब आप स्क्वायर लेंगे, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196 लिख कर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दें, 1.96 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3 था, इसका स्क्वायर क्या होगा -6। अब आप ये डेसिमल ख़त्म करें, डेसिमल ख़त्म करें, नीचे इसकी जगह 1 और आगे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। अब आप कैंसलेशन कर दें, इस 5 को 100 से कैंसिल करें 20 पे जाएगा, इस 2 को 196 कैंसिल करें 9 और 8 इस पे गया, फिर आप 2 से कैंसिल कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 49। अब आपके पास ऊपर आ गया 49 और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ -6 और नीचे वाला 10 भी ऊपर आके -1 हो जाएगा,
ये बनेगा 49 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। अब जब आप डेसिमल को यहाँ पर लेके आएंगे तो डेसिमल जब एक डिजिट लेफ्ट साइड पे आए तो 10 की पावर माइनस में कम हो जाएगी, यानी -2 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर है डेल्टा। तो डेल्टा आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मैसेज आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मैस भी सेम है, जिनकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी सेम है, वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मैस भी सेम, वेलोसिटी भी सेम। सारी बात है, अगर एक को पॉजिटिव कह रहे हैं दूसरे को नेगेटिव कहना पड़ेगा। दोनों का मोमेंटम सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। जब आप टोटल मोमेंटम लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इस वजह से टोटल फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मॉलिक्यूल्स, अच्छा ये फाइनल मोमेंटम 0 तो लिखा हुआ है लेकिन इसके यूनिट यहाँ पर गलत हैं, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी x। वो कह रहा है अगर टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस पे किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इसमें आप क्या करेंगे जी, हम जानते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली आप गौर करें कि पहले एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करें तो बनेगा 300 केल्विन। 327 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करें तो आपके पास 600 केल्विन आएगा। तो पहले 300 केल्विन था, बाद में 600 केल्विन हो गया, यानी टेम्परेचर को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल किया गया। तो चूंकि इनमें लीनियर रिलेशन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल करेंगे तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। इसका मतलब है इसका आंसर है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एन ऑटोमोबाइल इज मूविंग फॉरवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट्स इंजन। इफ दैट फोर्स इज डबल्ड विद द वेलोसिटी रिमेनिंग कांस्टेंट व्हाट हैपेंस टू इट्स टोटल पावर। फोर्स को डबल कर रहा है, वेलोसिटी सेम है, पावर के बारे में हमने बताना है। चैप्टर 4 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, P = F.V, वेलोसिटी कांस्टेंट है, फोर्स को आपने डबल किया, इट मीन्स पावर मस्ट ऑल्सो बी डबल, डेल्टा। यानी फोर्स को डबल करने के लिए डबल पावर लगानी पड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग ऑफ द डायफ्रैक्टेड रेज इंक्रीजेज। वो कह रहा है जी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ रही है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जी द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स डिक्रीज। हम ऐसा करते हैं, डेल्टा वाई का फॉर्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं डेल्टा वाई होता है लैम्डा L/D। अब लैम्डा L/D आपके पास है। डेल्टा वाई बढ़ सकता है 3 रीजंस की वजह से, या लैम्डा ज़्यादा कर दिया जाए, या L ज़्यादा कर दिया जाए, या D ज़्यादा कर दिया जाए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, या D कम कर दिया जाए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट डिक्रीज। यहाँ पे तो L को वो डिक्रीज कर रहा है लेकिन L बढ़ाना पड़ेगा डेल्टा वाई को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब है अल्फा आंसर गलत है। बीटा में कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ डायफ्रैक्टेड रेज इंक्रीजेज। अब यहाँ पे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वेवलेंथ ज़्यादा हो गई है, लेकिन यहाँ पर वो स्टेटमेंट गौर से देखें, वो कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ डायफ्रैक्टेड रेज इंक्रीजेज, यानी डायफ्रैक्शन के बाद वेवलेंथ बढ़ गई है। ऐसा नहीं होता, डायफ्रैक्शन की वजह से वेवलेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है ये आंसर भी गलत है। बज़ाहिर लग रहा है कि वेवलेंथ बढ़ाई जा रही है, ये हमने नहीं बढ़ाई। वो कह रहा है डायफ्रैक्टेड रेज की बढ़ गई है। चार्ली में कह रहे हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ द स्लिट्स टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करें ये 2 स्लिट्स थी, इनका सेंटर ये है और सामने स्क्रीन का सेंटर ये है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे भी हम L का नाम दे सकते हैं, और इसी को वो बढ़ा रहा है। इसका मतलब है ये बढ़ा तो डेल्टा वाई भी बढ़ा। यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर। डेल्टा में कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इंक्रीजेज। डी को वो बढ़ा रहा है, हालांकि डी को कम करना पड़ेगा अगर आप डेल्टा वाई को बढ़ाना चाहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ओनली चार्ली। 15 में कह रहा है एरिया अंडर लोड एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल हुज इलास्टिक लिमिट हैज़ नॉट बीन एक्सीडेड। आपने ये स्ट्रेन एनर्जी में पढ़ा था फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में आपने कहा था कि अगर हम
इस ग्राफ के नीचे नीचे एरिया ले लें तो हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन, और ये एरिया वर्क होता है या स्ट्रेन एनर्जी होता है, यानी आपका करेक्ट आंसर है बीटा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ये वर्क फंक्शन की डेफिनेशन है अल्फा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था। 17 में कह रहा है जी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला यूनिट होता है इसका, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डेल्टा। हम जानते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू ये है। अब यहाँ बी किसके इक्वल होगा, एफ ओवर आई एल। ठीक है जी, नज़र आ रहा है आपको, ये आपके पास बी आ गया। अब यहाँ से यूनिट इसका क्या बनेगा, फोर्स का न्यूटन, करंट का एम्पेयर, लेंथ का मीटर, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। 18 में कह रहा है जी द परसेंटेज अनसर्टेनिटी टू लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, वो कह रहा है एरिया में क्या होगी। हम जानते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। अब चूंकि यहाँ पर लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एरिया की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, लेंथ और विड्थ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करके 5%, तो आपके पास बीटा आंसर आ जाएगा। 19 में कह रहा है व्हाट इज द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन, इसका आंसर अल्फा है। ये आप 21st चैप्टर में आखिरी पेज पे देखें, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर में। 20th में कह रहा है जी व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इफ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो ये डॉपलर इफेक्ट का थर्ड केस है जिसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, v डिवाइडेड बाई v माइनस यूएस। इसमें यूएस क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स। वर्क डन ड्यू टू सेंटीमीटर फोर्स इज 0, ये हम ऊपर मून वाली एग्जाम्पल भी करके आए हैं। 22 में कह रहा है इफ वी गिव द डायरेक्ट करंट टू द ट्रांसफार्मर प्राइमरी कॉइल देन देयर विल बी, इसका आंसर है बीटा, नो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। अब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अगर प्राइमरी में जो करंट आपने सप्लाई किया है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही तो फिर फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो सेकेंडरी कॉइल में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकेगा। ठीक है जी। 23 में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ यूनिट्स ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट कैन बी रिटन एज, इसका करेक्ट आंसर चार्ली है यूनिट्स के साथ। जूल सेकंड जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट के यूनिट्स बनते हैं। 24 में कह रहे हैं अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बिकॉज हाई इनपुट रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान देखा जाए तो इनके दरमियान बहुत हाई रेजिस्टेंस रखी जाती है। यहाँ हाई रेजिस्टेंस रखने का मकसद क्या है, ताकि इनके दरमियान करंट का फ्लो ना हो, लेकिन अगर हो तो नेग्लिजिबल हो। 25 में कह रहा है इफ कंडक्टर ऑफ लेंथ 7 मीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पैरेलल रखा गया है। हम जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स का ये फार्मूला है ILB साइन ऑफ थीटा। ये मैंने मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखा है, जब थीटा 0 हो जाएगा तो फोर्स भी 0 आएगी। इसका आंसर क्या हुआ, बीटा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज गिवन, द करंट इन अ हॉरिजॉन्टल केबल इज गिवन, कैलकुलेट मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब हम जानते हैं फोर्स का यही फॉर्मूला है जो ऊपर था, F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। हम जानते हैं मैक्सिमम फोर्स किस एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे, तो यहाँ 90 खुद पुट करना पड़ेगा, तो आपके पास फोर्स क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। अब उसने आपसे पूछा है मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, ये आपके पास ILB है। मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए लेंथ को यहाँ लाकर डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ आपके पास आ जाएगी IB। अब I की वैल्यू कितनी गिवन है, 160, और B की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, B आपके पास गिवन है 1.8 इंटू 10 रेज़्ड पर माइनस 6, 1.8 इंटू 10 रेज़्ड पर माइनस 6। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस डेसिमल को ख़त्म करें, नीचे 10 आ जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। 18 और 16 को आप मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या आ गया, 8, ये बन जाएगा जी 188। ठीक है, 188 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पर माइनस 6। अब सॉरी 188 नहीं 288 बनेगा, ये 2 ऐड भी किया है, 288। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा
ओके जब आप डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो इसकी माइनस में पावर 2 कम हो जाएगी यानी -4। तो आपके पास 2.88 इंटू 10⁻⁻4 अल्फा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है 27 में कह रहा है इफ़ वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कॉइल बाय रोटेटिंग द कॉइल इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, इसका आंसर है प्रोपोर्शनल टू द EMF प्रोड्यूस्ड इन इट। ठीक है, अब हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले कि ओके जी, ये हम जानते हैं, आपने चैप्टर 15 के शुरू वाले पोर्शन में भी किया था कि EMF शुरू वाले 2-3 पेजेस में EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, और ये हमने फैराडेज लॉ में भी पढ़ा था। तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया अल्फा। 28 में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन। what is the electric potential at a point for the same point charge where electric field strength is E/4। इसको हम चेक करते हैं। आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाय R²। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का आपस में ये रिलेशन आ गया। अब आप पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ें। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R, यानी V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस R। अब वो कह रहे हैं जी E कितना हुआ है, E/4। E जो है ये E/4 कब होगा, जब हम डिस्टेंस को डबल करेंगे। अगर आप डिस्टेंस को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फ़र्क पड़ेगा 2 के स्क्वायर के मुताबिक उल्टा, क्योंकि इसका डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब है इसमें फ़र्क पड़ेगा 1/2 का स्क्वायर टाइम्स, यानी 1/4 टाइम्स, और ये उसने बता दिया कि 1/4 टाइम्स फ़र्क पड़ा है। इसका मतलब है डिस्टेंस को डबल किया गया होगा। अब अगर डिस्टेंस को डबल किया गया हो तो पोटेंशियल में क्या फ़र्क पड़ेगा, उल्टा, क्योंकि इसका सिंगल पावर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो आपके पास फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीटा, यानी V/2, 1/2 टाइम्स फर्क पड़ा है इसमें। 29 में कह रहे हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इसका अल्फा करेक्ट आंसर है। अब ये अल्फा किस तरह करेक्ट है, अब जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²x। तो अगर x की मैक्सिमम वैल्यू आप पुट करेंगे यानी एम्पलीट्यूड, तो फिर एक्सेलरेशन की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। 30 में कह रहा है जी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये प्रोटॉन नहीं, ये फोटॉन होगा। फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने एनर्जी निकालनी है। अब आप जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी, एनर्जी इज इक्वल टू HF। अब H की वैल्यू कितनी है, 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी गिवन है 3 इंटू 10⁻18। अब आप 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 9, 8 और फिर 19, और डेसिमल आएगा 2 डिजिट्स के बाद। 19.89 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34 है और 18 है, बाकी कितना बचेगा, 12 और 4 क्या होता है 16, -16 बचेगा। तो ये आपके पास एनर्जी आएगी जूल्स में। अब आप चेक करें कि ऐसी कोई वैल्यू यहाँ आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, तो यस दिस इज़ डेल्टा। तो आपको डेल्टा ऑप्शन नज़र आ गई आपके पास। 31 में देखें, 31 में कह रहे हैं इन द रिलेशन लैम्डा इंटू हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ये आपने हाफ लाइफ वाले टॉपिक में पढ़ा था, डिके कांस्टेंट। ठीक है जी, इसके बाद है 32 पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैन बी। बेटा इसमें आप देखें, इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा। ये देखें, अगर आपको अपना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला टॉपिक याद है तो हमने पाथ डिफरेंस जो है उसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखा था, n + ½
इंटू लैम्डा बाय 2, सॉरी इंटू लैम्डा, और इसको हमने ऐसे भी लिखा था 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाय 2। तो यहाँ इसने 2 को सारे के साथ डिवाइड कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 33 में कह रहा है जी, इफ लाइट इज एमिटेड बाय अ सिंगल सोर्स पासेस थ्रू 2 नैरो स्लिट्स 1 मिलीमीटर अपार्ट। ये स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 200 सेंटीमीटर अवे। ये L की वैल्यू गिवन है एंड द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस इज 2 मिलीमीटर एंड द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस। बेटा ये डेल्टा Y की वैल्यू गिवन है, आपसे उसने वेवलेंथ पूछी है, तो हम वेवलेंथ निकाल लेते हैं। डेल्टा Y किसके इक्वल है? लैम्डा L ओवर D। यहाँ से लैम्डा किसके इक्वल होगा? डेल्टा Y D डिवाइडेड बाय L। अब डेल्टा Y गिवन है जी 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर डेल्टा Y की जगह लिख लिया। D कितना गिवन है जी? 1 मिलीमीटर, D की जगह 1 मिलीमीटर लिख लिया, डिवाइडेड बाय। अब ये देखें L जो है ये गिवन है 200 सेंटीमीटर। हमने अभी ऊपर देखा था कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो मैं इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब कैंसिल करना आसान है, मिलीमीटर मिलीमीटर से गया, ये 2 इससे गया 100, तो 1/1000 मिलीमीटर आ गया, यानी 10⁻³ मिलीमीटर। अब 1 मिली का मतलब होता है 10⁻³ इस तरह से 10⁻6 मीटर हो गया, और 10⁻6 मीटर को हम माइक्रोमीटर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर आ गया 1 माइक्रोमीटर, यानी बीटा। ये आप देख रहे हैं, बीटा आंसर आपका करेक्ट आ गया। 34 में देखें, इसमें कह रहे हैं जी द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मोलेक्युलर एनर्जीज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इंटरनल एनर्जी। ये तो सिंपल है, अल्फा। ओके, इसके बाद 35 में देखें, कैलकुलेट द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। एक बात याद रखें, रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इसका मतलब क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी आपने पावर की वैल्यू निकालनी है। अब हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है V मल्टीप्लाइड बाय I। आप V की वैल्यू को I से मल्टीप्लाई कर दें, 220 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, आपके पास ये 22 वॉट यानी चार्ली आंसर आ जाएगा। 36 में कह रहा है, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5e फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट, व्हाट वुड बी एनर्जी एक्वायर्ड इन जूल्स। तो एनर्जी का फॉर्मूला चैप्टर 12 में हमने पढ़ा है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है जी? 5e, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 25 वोल्ट। आपके पास ये बन गया 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसे जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट करें, वो होती है 1.6 × 10⁻19 जूल्स। तो ये आपका आंसर हो गया 125 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 × 10⁻19 जूल्स, यानी चार्ली। 37 में कह रहा है, कॉपर वायर हैज लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इट्स रेजिस्टेंसेस आर इफ हाफ द लेंथ एंड हाफ द डायमीटर। वो कह रहा है लेंथ को भी हाफ किया, डायमीटर को भी हाफ किया, तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इसके लिए आप क्या करें, इसमें सबसे पहले हम रेजिस्टेंस जो है उसका फार्मूला लिखते हैं, ρL/A। अब आप ऐसा करें कि जी इस फार्मूला को हम ऐसा करते हैं, एरिया होता है πr², फिर आप इसे डायामीटर की शक्ल में लिखें। हम जानते हैं रेडियस का मतलब होता है डायामीटर का हाफ, ये बन जाएगा डायामीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ऊपर चला गया, ये बन गया 4ρL डिवाइडेड बाय πd²। अब आप देखें जो 4 है ये भी कांस्टेंट है, मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/d²। वो लेंथ और डायामीटर को चेंज कर रहा है ना, लेंथ को भी हाफ किया, डायामीटर को भी हाफ किया। अब हम चेक कर लेते हैं, लेंथ को जब हाफ करेगा
डायामीटर को जब हाफ करेगा तो नीचे स्क्वायर में फ़र्क पड़ेगा, यानी नीचे 1/4 टाइम्स हो जाएगा। अब ऊपर 1/2 था, नीचे 1/4 था, नीचे वाला 1/4 ऊपर आकर उलट जाएगा, 4/1 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 2 टाइम्स। इसका मतलब है रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 टाइम्स। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली 2R। Kirchhoff's first rule corresponds to the law of conservation of charge beta। 39 में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज ई, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस टू हाफ, व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है -ΔV/ΔR। अगर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें और डेल्टा वी को, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से जाहिर कर दें, डिस्टेंस को डी से जाहिर कर दें, तो डिस्टेंस को वो कर रहा है हाफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो डबल हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस से उल्टा रिलेशन है। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। 40 में कह रहा है जी एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर, व्हाट विल बी इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ इट मूव्स 14 मीटर ऑन दिस सर्कुलर पाथ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी उसने आपसे थीटा पूछा है, थीटा आपके पास आ जाएगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है, 14 मीटर और रेडियस है 4 मीटर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 7/2 आएगा, 7/2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3.5 आएगा, और 3.5 के साथ यूनिट क्या आएगा, रेडियन, क्योंकि हम थीटा फाइंड कर रहे हैं इस फार्मूला को यूज़ करके। हम जानते हैं ये फार्मूला तभी वैलिड है जब थीटा रेडियन में हो, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, अल्फ़ा। बेटा ये सारा का सारा पेपर था। मैं आपको एक दफ़ा ये पेपर जो है दोबारा से सॉल्व्ड पेपर जो है इसको एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ स्लो। ये देखें, ये सारा हमने अभी अभी सॉल्व किया है, आप इसको एक नज़र देख लें ताकि आप अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें। ठीक है जी, तो ये था आपका सारा का सारा क्वेश्चन पेपर। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम बाकी रह जाएगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताएं। अगर कोई मसला है तो सामने स्क्रीन पे आपको मेरे एड्रेस वगैरह नज़र आ रहे हैं, आप इन पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं दूसरे जो पेपर्स हैं वो भी सॉल्व करके आपके सामने लाऊंगा। इसके अलावा FSC पार्ट 2 के लेक्चर्स जो हैं वो भी थोड़ी डिले का शिकार हो गए, वो भी मैं इंशाल्लाह साथ साथ कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।